अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़मीन हजरात, आप लोग हज पर जा रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फ़रमाए। मैं आपको आज ये समझाना चाहता हूँ कि अब से लेके आपके हज का सफ़र शुरू करने तक आपको क्या क्या काम करने हैं। देखिए, सबसे पहला काम था जो आपने किया, अपना फॉर्म फिल किया, ऑनलाइन किया या करवाया, एक ही बात है। उसके बाद में फिर आपका कवर नंबर आया और फिर कुर्रा हुआ, हज कमेटी ने सिलेक्शन किया। आप माशाल्लाह उन मुबारक हस्तियों में हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद आपने फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली किस्त जमा की है। अब आगे जो आपको करना है, अभी आपको दूसरी किस्त जमा करनी है। उसका ऐलान बहुत जल्दी होने की उम्मीद है। सितंबर में या अक्टूबर में दूसरी किस्त का ऐलान होगा और उम्मीद ये है कि 1,25,000 पर पर्सन के हिसाब से दूसरी इंस्टॉलमेंट, दूसरी किस्त जो है वो होगी। दूसरी किस्त जमा होने के बाद में जो आपका काम है, एक तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो हज कमेटी को सबमिट करना होगा। हेल्थ सर्टिफिकेट और पिछले सालों में पहली किस्त के साथ, पहली किस्त जमा करते ही फ़ौरन बना करता था और उसके साथ में फ़ौरन फिर फार्म के साथ सबमिट किया जाता था। लेकिन इस साल चूँकि फ़ार्म जल्दी भर गए हैं तो अभी तक इसलिए हेल्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन अभी नहीं आया है। तो उम्मीद ये है कि दूसरी किस्त के बाद में हेल्थ सर्टिफिकेट आपका बनेगा और फिर वो जो है, जो फार्म आपने फ़िल किया था उसकी कॉपी आपने निकाली होंगी, उस पर सिग्नेचर वगैरह होंगी। वो 3 पेज का फार्म है, उसमें डिक्लेरेशन फार्म भी है और आपका पासपोर्ट की डिटेल का भी है, और जो आपने फार्म बहरहाल जो भरे हैं वही 3 कागज़ का है। वो तीनों कागज़ आपकी सिग्नेचर के साथ और हेल्थ सर्टिफिकेट बनकर वो, और जो आपने पैसे जमा किए हैं वो स्लिप, ये तीनों चीज़ें आपको ऑनलाइन सबमिट करानी हैं। पहले सालों में, लास्ट ईयर तो इजाज़त थी कि चाहे आप ऑनलाइन सबमिट कर दें या हज कमेटी ऑफिस, स्टेट हज कमेटी को भेज दें, लेकिन उनसे पहले सालों में ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ हज कमेटी भेजना होते थे। बहरहाल इस बार उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ऑनलाइन ही सबमिट करने होंगे आपको। तो बहरहाल दूसरी किस्त के साथ में आपको हेल्थ सर्टिफिकेट, दूसरी किस्त की स्लिप और पहली किस्त की स्लिप, ये आपको ऑनलाइन सबमिट कराने हैं या करने हैं। इसके बाद में जो आपका काम रह जाता है, एक तो ऐसी महरम औरतें जो फार्म नहीं भर पाई थी और पहले प्लान उनका इरादा नहीं था, अब उनका इरादा बना है कि हज पे जाएं किसी भी तरह, चाहे पासपोर्ट उनका तैयार नहीं था, अब पासपोर्ट बाद में तैयार हुआ। तो ऐसी औरतें जो महरमों के साथ में जाने का अभी ऐलान होगा, उसमें वो लोग ही फार्म भर सकते हैं जिनके महरम मर्द फार्म भर चुके हैं, सिलेक्शन हो चुका है, आप में से कोई भी, और उनके फार्म में गुंजाइश है। यानी जो एक फ़ार्म भरा जाता है उसमें 5 लोग तक ही फार्म में होते हैं एक साथ। तो एक कवर नंबर जो मिला है उसके अंदर 5 लोगों से ज़्यादा नहीं होते, 5 से कम तो होते हैं। 1 से लेकर 5 तक के बीच में जो लोग फार्म भरते हैं एक साथ, तो उनका एक ही कवर नंबर होता है। तो ऐसे लोग जो फार्म भर चुके हैं और उनके फार्म में अभी गुंजाइश है, किसी ने अकेले भरा है, किसी 2 लोगों ने भरा है, किसी ने 3 ने भरा है, किसी में 4 में भरा है, तो अगर एक भी अभी उसमें 5 में से एक भी कम है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनके अलावा अगर किसी के फार्म में गुंजाइश नहीं है, 5 पूरे हो चुके हैं, तो वो उनके लिए नहीं होगा। तो बहरहाल जिन लोगों के फार्म में गुंजाइश है और उनके घर की मस्तूरात, महरम मस्तूरात का इरादा हुआ है, तो उनके लिए अभी फिर ऐलान निकलेगा और उनको फिर से फार्म जो है भरना होगा। और उसके बाद में, क्योंकि पूरे इंडिया में 500 सीटें होती हैं उसकी, तो 500 तक रहेंगी तो कंफर्म हो जाएगा, और 500 से ऊपर जाएंगे तो फिर उनका भी कुर्रा होगा और कुर्रे से उनको भी सेलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद में महरम औरतों के बाद तीसरी किस्त आपकी जमा होगी और ऑनलाइन वीज़ा सबका जनरेट किया जाएगा। वो वीज़ा ऑनलाइन आएगा, पहली बार आपको इंटरनेट से, नेट के ज़रिए से ऑनलाइन आपको वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद में
फिर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ़्लाइट बुक करने का। पिछली साल पहली बार ऐसा हुआ था, 3 दिन का टाइम मिला था। जो हजरात चाहें अपनी मर्ज़ी से डेट और फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, कौन सी तारीख में जाना है, किस फ़्लाइट से जाना है। ये मौका मिला था पिछली साल 3 दिन के लिए। इस बार भी उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसे मौका मिलेगा, तो उसको आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है और वो आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लें। और मेरी राय पर्सनल इसमें ये रहती है कि जो शुरू की दिन है, यानी जो पहली फ़्लाइट है, पहले दिन दूसरे दिन जो फ़्लाइटें जा रही हैं, उनसे जाना चाहिए, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। बहरहाल ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी ये अपने हिसाब से आप देखिए आपको कौन सी डेट आपको आपके हिसाब से बेहतर है, उसके हिसाब से आप देख करके अपना फ़्लाइट बुक कराइए। और जो लोग नहीं कर पाते हैं फिर बाद में हज कमेटी उनकी तय करती है कि इनको कौन से दिन जाना है, किस फ़्लाइट से जाना है। तो इस तरह से ये फ़्लाइट बुकिंग का आपके लिए ऑप्शन निकलेगा, वो आपको फ़्लाइट बुक करानी है। और फ़्लाइट बुक होने के बाद में आपकी तीनों किस्त जमा हो चुकी, आपके हेल्थ सर्टिफिकेट सबमिट हो चुका। अब आपका वैक्सीनेशन कार्ड बनना होता है, वैक्सीन लगना होता है। ये हज पे जाने से कुछ दिन पहले होगा कि आपको वैक्सीन लगा करके वैक्सीनेशन कार्ड बनाया जाएगा, जो आपको साथ लेकर जाना होता है। उसके बाद में तकरीबन यहाँ सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका जब सफ़र शुरू होगा जिस तारीख़ में भी, उससे 24 घंटे पहले जो भी आपका एम्बिनेशन पॉइंट है, यानी जहाँ से भी आपने फ़्लाइट लेनी है, जैसे हमारे ये यूपी वाले हैं, इनके लिए 2 रहते हैं, एक दिल्ली है, एक लखनऊ है। तो जिन लोगों ने लखनऊ का तय किया होगा उनको लखनऊ से, और जो दिल्ली जिनका लगता है वो दिल्ली से 24 घंटे पहले उनको दिल्ली से, यानी हमारे इलाके वाले जैसे दिल्ली वाले करीब हैं, दिल्ली इनका फार्म में भरा है, तो इनको दिल्ली से टिकट मिलेगा, वीज़े की हार्ड कॉपी मिलेगी, प्लस कुछ उनके अपने स्टिकर वगैरह मिलेंगे, हाथ में पहनने का कड़ा, ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ये सब चीज़ें आपको 24 घंटे पहले मिलती है। तो यहाँ जो दिल्ली जाना होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हाजी साहब ही जाएंगे जो हज पे जा रहे हैं, घर का कोई भी मेंबर जा सकता है। जाने वाले के पास में उसको अपना आधार कार्ड होना चाहिए, और एक जो है तीनों स्लिप, जो पैसे जमा किए हैं वो स्लिप होनी चाहिए, और कवर नंबर वगैरह का फार्म जो है वो साथ फ़ोटोकॉपी उसकी हो जाए। फार्म की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट का भी उसमें डिटेल होती है, और पैसे जमा करने की स्लिप, और उनका अपना ख़ुद का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जो लेने जा रहे हैं। ये सामान लेकर ये दिल्ली जाएंगे हज हाउस में। तो दिल्ली हज हाउस से इनको ये 24 घंटे पहले यानी टिकट वगैरह सब दिए जाएंगे। तो इसमें मैं फिर दोबारा बता दूं, हाजी साहब को जाने की ज़रूरत नहीं है, जो साहब भी जाना चाहें जा सकते हैं। और इसमें सबको दिल्ली नहीं आना है, जिसका एम्बिनेशन पॉइंट, जिसको फ़्लाइट दिल्ली से पकड़नी है उसको दिल्ली से मिलेगा, और जिन लोगों को लखनऊ से फ़्लाइट पकड़नी है उनको लखनऊ से, और जो दूसरे अदर स्टेट में जहाँ जिनकी फ़्लाइटें हैं, जहाँ से उन्होंने फार्म में भरा है, वहीं से उनको ये सब चीज़ें मिलेंगी। यहाँ आपके सारे काम कंप्लीट हो गए। अब जब आपने टिकट भी ले लिया, अब ओरिजिनल पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा ये हाथ में लेकर के हाजी साहब को एयरपोर्ट पहुँचना है, यानी वहाँ पहुँच करके हाथ में रखना है। जब एयरपोर्ट में दाखिल होंगे हाजी साहब सामान वगैरह के साथ में, पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट, ये तीनों चीज़ें आपको हाथ में लेके एयरपोर्ट में दाखिल होना है। और बाकी सामान के ताल्लुक़ से 2 20-20 किलो के बैग रहते हैं, और एक 7 किलो का बैग रहता है। ये 3 एक हाजी के लिए सामान रखने के लिए लगेज होते हैं। एक हैंड बैग होता है जो 7 किलो तक वैलिड है, और 2 जो है बैग होते हैं सूटकेस टाइप के, अटैची टाइप के, जिसको 20-20 किलो वज़न जिसमें रखा जा सकता है। बहरहाल यहाँ तक आपका सफ़र जाने से पहले का काम है। जो मैंने ये आपको चंद काम गिनाए हैं, इनको आप ध्यान से सुनें और समझें। ये काम आपको करने हैं, और हर काम का वक्त होगा। जब तक हज कमेटी की तरफ से किसी भी काम का ऐलान नहीं होगा, उससे पहले कोई काम नहीं किया जा सकता। अपने वक्त पर हज कमेटी ऐलान करेगी, उसके बाद ही ये सब काम होंगे। वैक्सीनेशन आपके डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगेगा, जहाँ जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप हैं वहाँ पर कैंप लग करके कुछ जो खादिम हुज्जाज हैं वो आपको फ़ोन भी करेंगे, इतला भी करेंगे, और उसके बाद में आपको वहाँ बुलाएंगे,
और वहाँ पर ये सब फ्री सेवा होती है, हज कमेटी की तरफ से होती है। वहाँ आपको टीके लगाए जाएंगे और बाकायदा कार्ड जनरेट किया जाएगा, वो आपको दिया जाएगा। इसी तरह हेल्थ सर्टिफिकेट में वो भी आपके हर शहर में तकरीबन खादिम हज्जाज जो हैं वो कैंप लगाते हैं। और हेल्थ सर्टिफिकेट में आमतौर से कैंप लगता भी है और नहीं भी लगता, दोनों ही बातें हैं। तो उसमें आपको एक्सरे कराना होता है, ब्लड टेस्ट कराना होता है अपनी तरफ से, और फिर उनको रिपोर्ट को लेकर के आपको सरकारी डॉक्टर होना ज़रूरी है, उनके पास जाना होता है। वो फार्म आपका चेक करेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, उसमें जो है वो फार्म को भरेंगे और अपनी सिग्नेचर करेंगे, मोहर लगाएंगे। ये ज़रूरी है कि सरकारी डॉक्टर ही होने चाहिए, प्राइवेट डॉक्टर की इसमें बात नहीं चलेगी। तो बहरहाल ये चंद काम हैं जो आप हजरात को सफ़र शुरू करने से पहले पहले करने हैं। इन कामों को आप समझ लीजिए। और इसमें बहुत आसान तरीका ये है, बहुत लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप पर चैनल हैं, तो हमारा भी एक व्हाट्सएप चैनल है, आपके सामने होगा। बहरहाल चैनल पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो जिस वक्त पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है, वहाँ से आप तक ख़बर हो जाएगी और आप जो है अपने उस काम को कर सकते हैं। और जिन लोगों ने आपका फार्म भरा है, आपने ख़ुद भरा है तो आप ख़ुद कर सकते हैं, आपने ख़ुद नहीं भरा है तो जिनसे आपने भरवाया हो आप उनसे, जैसे फॉर्म सबमिट होना है, फॉर्म सबमिट कराएंगे। और बाकी काम जो आपके हेल्थ सर्टिफिकेट का है वो आपको ख़ुद भी कराना पड़ सकता है, और कहीं कोई कैंप लगे तो कैंप में भी ये काम हो सकता है। बहुत से लोग जो कैंप लगाते हैं वहाँ डॉक्टर हजरात को बुला लेते हैं और फिर सबके आसानी से वहाँ एक दिन में ही ये काम हो जाता है। और कभी कभी कैंप नहीं लगते हैं तो कोई डॉक्टर के लिए ऐलान हो जाता है कि फ़लाँ डॉक्टर से आप मिल लें। हर शहर में अल्लाह के फजल से लोग खिदमत करते हैं आप हजरात की। और बहरहाल ये हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। और बाकी टीके लगना, वैक्सीनेशन कार्ड का, उसका तो कैंप ज़रूर लगता है हर जगह। आगे की बात दोबारा जिसे फ़्लाइट बुक करने का है, तो वो भी जिन लोगों ने आपका फार्म भरा है वो आपकी फ़्लाइट बुक कर देंगे, या आप चाहें तो हमारे पास भी अगर फ़ोन करेंगे या मैसेज डालेंगे तो हम भी इंशाअल्लाह ये काम कर सकते हैं। जैसे आपका फ़्लाइट बुक करना है, फॉर्म सबमिट करना है, तो ये आप कहीं भी हो, किसी भी हिंदुस्तान के हिस्से में हो, अगर आप ये हमसे कराना चाहें तो हम भी ये सब काम कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, इसमें आने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप वहाँ से कागज़ात को फ़ोटो करके भेज देंगे। बहरहाल जिसको कराना हो पर्सनल फ़ोन कर लें। बाकी आपके शहर में अगर कोई खिदमत करने वाले लोग हैं उनके ज़रिए से आप करा लें। और इसका ख़ास ख्याल रखें, ये सारे काम फ्री सर्विस हैं, फ्री में ही होते हैं। हर शहर में खादिमुल हुज्जाज मौजूद हैं जो खिदमत करते हैं। इसके लिए आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सुनने में आता है कि कुछ लोग पैसा लेकर के और अच्छी खासी रकम लेकर के सब काम करते हैं, तो अल्लाह के फजल से हर शहर में हर जगह खिदमत करने वाले लोग बैठे हैं माशाल्लाह। फॉर्म भरने वाले और ये सब काम तो बहुत लोग करते हैं। हज की जानकारी देने वाले बहुत लोग नहीं होते, हज के मुतालिक बातें बताने वाले, लेकिन फ़ार्म भरने वाले मैं देखता हूँ हर शहर में मुझे नज़र आ जाते हैं। अल्लाह उन सभी हजरात को उनकी इसका बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। आप हजरात से भी दुआ है कि आप हजरात भी उनके लिए दुआ करें जो आपकी खिदमत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आपको काम करने हैं हज पे जाने से पहले, देखिए मैंने पहले भी ये बातें मैं डालता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि एक तो पैदल चलने की आदत डालें। हज के ज़माने में हरम शरीफ में और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी चूँकि बड़ी बड़ी जगहें हैं, यहाँ बहुत पैदल चलना पड़ता है। तो अक्सर जिन लोगों को पैदल चलने की आदत नहीं होती उनको बहुत परेशानी होती है। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है, एक तो आप पैदल चलने की आदत डालें। मस्तूरात अगर आपके साथ जा रही हैं उनको भी टहलने के लिए कहें, उनको भी पैदल चलाएं। और दूसरा, मोबाइल में मैसेज भेजना, व्हाट्सएप वगैरह चलाना सिखाएं। और एक लोकेशन भेजना, और किसी ने लोकेशन डाली है ग्रुप पर तो उसको कैसे हम ट्रैक करेंगे और कैसे उसके मुताबिक हम जगह पर पहुंचेंगे, इसको समझ लें। हज के दिनों में बहुत परेशानी होती है, बहुत बड़ा मजमा होता है, बहुत बड़ा इलाका है, लोग बहुत जो है भटक भी जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है, वहाँ गाइड करने वाले जल्दी से नहीं मिलते, कोई होता भी है तो हमारी ज़बान समझ में नहीं आती। आम तौर से इतने बड़े इलाके के बारे में सबको जानकारी होती भी नहीं है। तो उसमें सबसे आसान तरीका होता है कि हम लोकेशन जो है अपना खैमे से ही अपने मोबाइल में लोकेशन डाल लें। जब हम कंकरी मार के वापस लौटें
तो फिर हम लोकेशन ट्रैक करके पहुंच जाएं। फर्स्ट डे चूँकि किसी को रास्ता नहीं पता होता, पहला दिन होता है 10 ज़िलहिज्जा का, तो उस वक्त बहुत परेशानी हो जाती है। लिहाजा अच्छे से आप लोकेशन भेजना, लोकेशन देखना, उसको ट्रैक करना, उसके मुताबिक पहुंचना, ये ख़ुद भी सीख लें। अगर आता है बहुत अच्छा है, दूसरों को सिखाएं। और नहीं, घर की मस्तूरात को भी ये सब चीज़ें आप सिखाएं। अल्लाह आप हज़रात को जज़ा खैर अता फ़रमाए, आपके तमाम कामों में आसानी पैदा फ़रमाए और सारे कामों को आसानी से पूरा कराए। बाकी और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, हज के ज़माने में क्या क्या अमाल करने हैं, वो सब बातें इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाकर डालूँगा, सबक के एतबार से थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लोगों को सीखने समझने में आसानी हो जाए। और कोई बात किसी को समझ में नहीं आई हो, दोबारा समझना हो, तो आप ग्रुप पर भी मैसेज डाल सकते हैं और मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपके सामने व्हाट्सएप पे भी होगा। ग्रुप एडमिन में हूँ अक्सर ग्रुपों में, तो वहाँ से भी आप फ़ोन कर सकते हैं। और लिखना चाहें तो यहाँ से भी आप लिख लें 7906513676, ये मेरा नंबर है। अगर कोई बात पर्सनली किसी को और समझनी हो, किसी के समझ में बात ना आ रही हो, कोई भी सवाल हज से मुतालिक, हज पर जाने से पहले की फॉर्मेलिटीज़ के मुतालिक, या हज के ज़माने में मसाइल के एतबार से, किसी भी एतबार से कोई बात आपको मालूम करनी हो, तो आप फ़ोन कर भी मालूम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कर भी कर सकते हैं, और ग्रुप में भी बात आप सवाल कर सकते हैं। ग्रुप में सवाल करने का एक फ़ायदा ये होता है कि दूसरे लोगों को भी पता चल जाता है। बहरहाल आप हज़रात से दरख्वास्त है, दुआ भी करते रहें, तैयारी में लगे रहें। और इसके अलावा अब रह जाता है सीखने के एतबार से, वो मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है इसलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।